हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गैसियस स्टेट। हमने सॉलिड लिक्विड गैस का वेरिएशन देखा किसके बेस पे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी के बेस पे। जिसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकेस्ट होंगे, वो गैसियस स्टेट होगी, वो अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर थर्मल एनर्जी एकदम लोएस्ट होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं तो वो अपनी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम पहले एक एक करके सभी स्टेट्स को डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गैसियस स्टेट के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, क्या होती है गैसियस स्टेट? गैसियस स्टेट एकदम सिंपलेस्ट स्टेट है बेटा। समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, वो ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर पार्ट ऑफ द अर्थ, आपने छोटी क्लासेस में सोशल साइंस में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं जहां पे नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, N2 दैट इज नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन है, सॉरी, है ना, O2 दैट इज डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं जिनका मिक्सचर है। ठीक है, जो गैसियस स्टेट है बेटा वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट स्टेट होती है, क्योंकि उनके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है सबसे वीक होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हर स्टेट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो गैसियस स्टेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें। एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। कुछ विशेषताएं है ना, कुछ खासियत है। फर्स्ट पॉइंट है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। देखो बैलून लो, ठीक है, उसके अंदर हवा भरो, उसको तुम दबाओ, सबसे ज्यादा दबेगा। अगर उसी की जगह मैं सॉलिड पार्ट लूं, कोई लकड़ी ले लूं, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉक्स रखा है यहाँ पे, क्लियर, ये बॉक्स में ले लेता हूं। ठीक है, ये बॉक्स है, इसे मैं प्रेस करता हूं, ये प्रेस नहीं हो रहा है, देखो आपके सामने है, ये प्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेस करना है, वो बहुत कम है, इससे ज्यादा होगी लिक्विड की। ठीक है, अगर वहां पे गैस है तो उसको आप और ज्यादा दबा सकते हो। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होगी। गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब अगर मान लो ये बैलून है, अगर बैलून के अंदर बेटा गैस भरी हुई है, ठीक है, तो ये क्या है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल बीच में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है गैस के। ठीक है, अब क्या है, ये जो पार्टिकल है, मैं एक से एक समझा रहा हूं, ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही इस डायरेक्शन में, उतना ही इस डायरेक्शन में, उतना ही, मतलब सभी डायरेक्शंस में इक्वली फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो सोचो कि हर मॉलिक्यूल ऐसा कर रहा है, तो इसकी बाउंड्री पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स इधर भी उतना फोर्स लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, अंदर भी लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो बैलून इक्वली फैलता है सभी डायरेक्शंस में। आपने देखा होगा जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो सभी जगह से एक साथ फूलना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक कोने से पहले फूल गया, नहीं, सभी जगह से एक साथ फूलना स्टार्ट करता है। मतलब गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। थर्ड पॉइंट इज गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो। रो को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने ये इसका वेट इतने में एरिया में मैंने सॉलिड लिया हुआ है। ठीक है, इसका वेट कर लो आप, इतने ही एरिया में लिक्विड ले लो, इससे हल्का बैठेगा, और इतने ही एरिया में इसमें गैस बंद कर दो। ठीक है, गैस भर मतलब इतनी मैं गैस ले लेता हूं जितना मेरे पास इसका एरिया है, तो वो उससे भी हल्की होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? वॉल्यूम मैंने फिक्स्ड की हुई है, वॉल्यूम मैंने फिक्स्ड कर दी, कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड कर दो, लेकिन इसका सॉलिड का मास ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड में क्या है, पास पास रहेंगे, तो मास भी उनका ज्यादा होगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड में कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो उनका कम मास होगा, गैस में उतने में और भी कम पार्टिकल्स होंगे इसीलिए और भी कम होगा।
अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझो, जिस रूम में तुम बैठे हो उसमें अभी देखो एयर ऑलरेडी वहां पे रोटेट कर रही है, उसका वेट आपको ज्यादा फील नहीं होता है, लेकिन उसमें मैं पानी भर देता हूं और उस पूरे रूम को तोलता हूं तराजू पे, तो आप खुद इमेजिन करो वजन ज्यादा होगा। जबकि खाली रूम जो हमें दिख रहा है जिसमें एयर है उसका वजन हल्का है, लेकिन उतना ही बड़ा अगर मैं वुडन बॉक्स ले लूं सॉलिड या प्योर आयरन ले लूं, ठीक है, इतना ठोस इतना बड़ा जितना आपका रूम है, और उसको तराजू पे तोलो तो क्या ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन उतनी वॉल्यूम में मास ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। Fourth point is the volume and the shape of gases are not fixed. Volume और शेप कभी भी गैस की फिक्स नहीं होती है, ये आप जानते हो ऑलरेडी। कैसे चेंज होगी, जिसमें भी अगर मैं हवा भरता हूं बैलून के अंदर, तो बैलून के अंदर जितनी हवा आ सकती है, जितनी उसकी वॉल्यूम की कैपेसिटी उतनी ही वॉल्यूम आएगी, प्लस जो वॉल्यूम जो शेप बैलून ले सकता है फूलने के बाद वही लेगा, उतनी ही अगर मैं वैसे ही हवा भरता हूं दूसरे टाइप के बैलून में जो हार्ड शेप का है, तो उसमें कम हो सकता है, कम एयर आए तो वॉल्यूम भी चेंज होगी और शेप हार्ट वाली आएगी, क्योंकि उसकी शेप कंटेनर की कैसी है। मैं बैलून को यहाँ पे कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन के गुब्बारे होते हैं और वो अलग अलग साइज के होते हैं, तो वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज होगी। ठीक है, then fifth point is gases mix completely and evenly in all proportion without any mechanical aid. हमें कोई भी ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। ये जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन को जबरदस्ती मिक्स कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी नेचुरली वो आराम से मिक्स हो जाती हैं, कोई भी मैकेनिकल मेथड हमें उसके लिए यूज नहीं करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये बेटा गैसियस स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखो बात आती है आगे हम कैसे बढ़ेंगे। देखो एक चीज है ना, सब चीजों को लीड करती है। गैसियस स्टेट क्या होती है आपको पता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट थर्मल एनर्जी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। ठीक है, वो पूरी गैसियस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े। अब क्या होता है कि ये जो गैसियस स्टेट है इसका वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, वेरिएशन ऑफ गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर। उसका प्रेशर चेंज करोगे बहुत कुछ चेंज होगा उसकी स्टेट में। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट, कितने वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वेरिएशन ऑफ गैसियस स्टेट, बिहेवियर, यहां पे बिहेवियर लिखो, हर गैस अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके वेरिएशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब कभी हम पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट टेम्प, दो चीज कोई वेरी करेंगी और कोई दो चीज कांस्टेंट रहेंगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एन से, प्रेशर को P से, वॉल्यूम ऑफ गैस को V से, टेम्परेचर को T से एंड अमाउंट ऑफ गैस को N से, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, तो कभी हम पढ़ेंगे P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कभी हम पढ़ेंगे V वर्सेस T, ठीक है, एट कांस्टेंट, अब क्या कांस्टेंट हो जाएगा, P एंड N। कभी हम पढ़ेंगे बेटा N एंड V का, ठीक है, एट कांस्टेंट P एंड T। समझ में आ रहा है आपके? तो ये कुछ, फिर ये स्टडी पर्टिकुलर अलग अलग साइंटिस्ट ने की और इनको अलग अलग लॉज नाम दे दिया। ठीक है, तो ये वो लॉज बन जाते हैं जो पूरे बिहेवियर को डील करते हैं। क्यों बिहेवियर को डील कर रहे हैं? क्योंकि बिहेवियर ऑफ गैस इज टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, है ना, वेरिएशन
डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन, ठीक है, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज और अमाउंट ऑफ गैस। अब ये हम कोई दो चेंज करेंगे, कोई दो कांस्टेंट रहेंगे, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी की और इनको अलग अलग लॉज का नाम दे दिया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कुछ लॉज हैं जो गवर्न करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं किसको, कि गैस कैसा बिहेव करेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले ये जो लॉज वाला ये, सो गैसियस स्टेट इज गवर्न्ड बाय some laws given by different scientists, और वो 4 लॉज है टोटल, ठीक है, वो 4 लॉज है। पॉइंट लिखना, इंटरडिपेंडेंस ऑफ these variation, pressure, volume, temperature और amount of gas, these variation governed by some laws called gas laws। इन्हीं को हम गैस लॉज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो फिर ये क्या होते हैं गैस लॉज, ये 4 है, ठीक है, पहले 4 लॉज हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सबसे पहले आएगा बेटा बॉयल्स लॉ, सेकंड आएगा बेटा चार्ल्स लॉ, थर्ड आएगा बेटा गे-लुसैक लॉ, और फोर्थ आएगा बेटा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ये 4 लॉज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो ये वीडियो में हम ये 2 डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एंग्लो इरिस साइंटिस्ट था, ठीक है, एंग्लो इरिस, ठीक है, यहां से बिलोंग करते थे। इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। ही गेव एक्चुअली द फर्स्ट स्टडी ऑफ दीज पैरामीटर्स दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट के बीच में जो सबसे पहला रिलेशन दिया वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया इन 1962। सबसे पहले जो कंक्लूजन आया वो इसका था, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में, क्योंकि ये इसके नाम से आया इसीलिए इसको शॉर्ट में बॉयल्स लॉ बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया बेटा? बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। इट इज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1962। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन 1962 गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। It is also known as pressure volume law. Pressure volume law. Why? Actually, he concluded by the number of experiments. He concluded by the number of experiments that for a fixed amount of gases, for a fixed amount of gas, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसने जो कंक्लूजन दिया वो है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, pressure of the gas is inversely proportional to its volume,
इसने क्या बोला, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, मैं मैथमेटिकली की बात करूं बेटा, ये है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे अगर ये सब चीजें आप पे नहीं आती हैं। जो आज से स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, याद रखना। आज कल परसों अगले 2-3 लेक्चर सब इंपॉर्टेंट ही चलने वाला है, बेसिक है। 11th क्लास की केमिस्ट्री हर चीज की बेसिक है, बार बार यूज होंगी ये चीजें, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोला मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बोला जी इसने, इक्वेशन नंबर 1। जब इसने कब बेटा एट कांस्टेंट की, याद रखना है, जब इसने इस साइन को हटाया। अच्छा एक चीज बता देता हूं कि जो भी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर बनता है, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है, कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम का मतलब हो गया आइसो, टेम्परेचर के लिए यूज होगा आइसोथर्म, क्या यूज होगा, थर्म। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा बॉयल्स लॉ से वो क्या होगा, आइसोथर्म होगा, आइसोथर्म ग्राफ होगा। चीजें समझ में आ रही हैं, कांस्टेंट मतलब आइसो, टेम्परेचर मतलब थर्म, ठीक है। तो जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे मैं तब इंडिकेट करूंगा, उसे हम आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया बेटा, तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज के, और के अपॉन वी, ठीक है। इसका ये क्या है, एक कांस्टेंट है पर्टिकुलर, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है बेटा, पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है। जरा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे आपस में, ठीक है, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम, साफ साफ दिख रहा है। ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखो मैं थोड़ा सा, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ग्राफ बनता है। अगर पढ़ी है तो मैं रिलेट कर रहा हूं, देखो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, मतलब ये केस बनता है बेटा हाइपरबोला का। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, आपको याद होगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6 कोई वैल्यू होगी, ठीक है। हाइपरबोला ग्राफ बनता है, और हाइपरबोला का ग्राफ देखो ऐसा होता है मैथमेटिक्स के अंदर, एक कर्व यहां बनेगा तो दूसरा कर्व यहां बनेगा, लेकिन कभी भी प्रेशर नेगेटिव में नहीं जाता है, वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसीलिए हम केवल एक क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा इस तरीके का ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि इक्वेशन वैसी ही बन रही है, इक्वेशन वैसी ही बन रही है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ कहां से आ रहा है, मैथमेटिक्स से आ रहा है, ठीक है, वो बता दिया मैंने आपको। और ये एक पर्टिकुलर फिक्स, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टी क्या है इस ग्राफ के लिए, कांस्टेंट है। इस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी 1 मिनट पहले बताया। इज इट क्लियर? क्या ये अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए मिल सकता है? मान लो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख दी T1, तो T2 के लिए मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। T2 के लिए पूरा अलग ग्राफ मिलेगा। इस पूरे ग्राफ में जब वेरिएशन हो रहा होगा वॉल्यूम का, और वॉल्यूम के वेरिएशन से क्या प्रेशर चेंज हो रहा होगा, तो T2 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा पूरी कंडीशन में, चेंज नहीं होगा। ये एक अलग सिचुएशन है, ये पूरी तरह से एक अलग इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही एक अलग टेम्परेचर पे T3 पे ये ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग ग्राफ, लेकिन नेचर ऐसा ही आएगा ग्राफ का, ठीक है, कर्वी। और यहां पे एक चीज याद रखो, ये कम टेम्परेचर के लिए मिलेगा, दैट इज मान लो यहाँ 200 केल्विन के लिए ये मिलता है, 300 केल्विन के लिए ये मिलता है, 400 केल्विन के लिए ये मिलता है। मतलब T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब अगर 3 अलग अलग टेम्परेचर पे आपने प्रेशर वॉल्यूम चेंज देखा है, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे आपने प्रेशर वॉल्यूम चेंज देखा है, तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका ग्राफ ऊंचा होगा,
ठीक है, उसका ग्राफ ऊंचा होगा, उसका ग्राफ ऊपर होगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मान लो T इक्वल टू 400 केल्विन की बात हो रही है, तो वॉल्यूम मान लो यहाँ पे 5 लीटर है, ठीक है। तो भाई साहब 5 लीटर वॉल्यूम पे टेम्परेचर जब 400 केल्विन है तो प्रेशर इतना हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है। ये मान लो 5 ATM आ गया, ठीक है। ATM नहीं, ये बार में बनाया, प्रेशर की ऐसा यूनिट है बेटा बार, ठीक है। तो ये 5 बार आ गया, लेकिन इसी वॉल्यूम पे जब 300 केल्विन की बात हो रही है तो प्रेशर आ रहा है जी इतना। तो आप ऐसे ऐसे यहां से इस तरीके से मेजर कर सकते हो, जो कि इससे कम है, जो कि इससे कम है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर ज्यादा लेते हो तो उस पे प्रेशर, उसी टेम्परेचर पे एग्जैक्ट उसी वॉल्यूम पे प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम लेते हो तो उस टेम्परेचर के लिए उसी वॉल्यूम का प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अच्छा, ये तो रहा एक का केस कि ऐसा ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो मेरे पास if a fixed amount of gas at temperature T occupying volume V1 volume V1 at pressure P1 on expansion, then P1 on expansion, मैंने एक्सपेंस किया, एक्सपेंशन it occupies volume V2 at pressure P2, at pressure P2। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि भाई साहब P1 V1 की कुछ वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट के बराबर होगी, इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से कुछ कांस्टेंट होगी, लेकिन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी तक वही है। इसी को मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया, इसी को क्या किया मैंने, एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू आती है P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। लेकिन सेम टेम्परेचर पे ये दोनों वैल्यू बराबर इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी इनके लिए। जो K की वैल्यू है वो हमेशा K की वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, क्या आपको नीचे तक दिख रहा है? ओके ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 for two different situations of same gas, for same gas for a fixed amount and at constant temperature, I could write P1 V1 equal to P2 V2. Is it clear beta? Now you could also write, इसको इसके नीचे ले जाओ, that is P1 upon P2 equal to V2 upon V1. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। फॉर टू डिफरेंट गैसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर। मतलब देखो क्या हुआ इसका, अगर आपको सिचुएशन की स्टार्टिंग के प्रेशर वॉल्यूम पता है और एक्सपेंशन के बाद मान लो प्रेशर पता है, तो आप उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। चलो एक ये रिलेशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलो अच्छा बेटा, कंक्लूजन पे आते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, एक तो PV जो है वो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स।
पहली इक्वेशन ये पड़ी, और दूसरी फॉर टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अ गैस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N। ठीक है, ये पढ़ा हमने और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फिर हमने एक ग्राफ देखा P वर्सेस V का, ठीक है, जो कैसा आ रहा था, जो ऐसा आ रहा था। क्लियर? P वर्सेस V का, यहां पे P को हमने बार में लिया, ठीक है बेटा, और वॉल्यूम को हमने लीटर में लिया है। क्लियर? ऐसा यूनिट्स में लेना है आपको, वो जो बोलेगा उसके हिसाब से वेरिएशन करना है। मैं यहां पे एक और ग्राफ बनाना चाहता हूं, दैट इज P वर्सेस 1/V का। 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट। P वर्सेस 1/V का, ठीक है। अब ये P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो जरा इधर देखो, P इक्वल टू K अपॉन V लिख सकता हूं मैं यहां से, कांस्टेंट मतलब K था। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकता हूं, ये है ना PV इक्वल टू K, तो P इक्वल टू क्या आ गया, K अपॉन V, दैट इज P इक्वल टू K इंटू 1/V का ग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है। जरा ठीक से देखो ये किससे इक्वेशन मैच कर रही है, स्ट्रेट लाइन से, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन ये होती है जब मैं ग्राफ बना रहा हूं y वर्सेस x का, ठीक है। तो y एक्सिस पे ले लो जी, y एक्सिस पे मैंने बताओ कौन लिया हुआ है, कौन लिया हुआ है, प्रेशर ले लिया। x एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, 1/v, कौन लिया हुआ है बेटा, 1/v। साफ साफ कंपेयर कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये मैथमेटिक्स से आती है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इसमें c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। जरा मुझे बताओ स्लोप क्या हो गया इसमें, m की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या हो गई, k हो गई, और इंटरसेप्ट क्या हो गया, दैट इज c। ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, c की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस के बाद 0 है, तो इंटरसेप्ट हो गया 0, इंटरसेप्ट हो गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं तो मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कैसा होगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस को कहां से काटे, अगर y एक्सिस को 0 पे से काट रहा है तो इंटरसेप्ट 0 है, जब ग्राफ y वर्सेस x का है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट 0 का मतलब हो गया कि यहां से लाइन कटेगी, चाहे लाइन ऐसे जाए चाहे लाइन ऐसे जाए, ठीक है। लाइन जाएगी कहां से, ओरिजिन से, यहीं पे y की वैल्यू 0 होगी जहां पे मैंने क्रॉस लगाया, ये इसका मतलब हो गया जी इंटरसेप्ट 0। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो बताओ y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव रहती है कि नीचे, ऊपर रहती है सर, वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन इसके ऊपर से ही लाइन जा रही होगी, मतलब ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कैसे भी जाए स्ट्रेट लाइन जाएगी और ऊपर से जाए, ऊपर से काटेगी, ठीक है, ग्राफ को। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, कुछ भी आए। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो इसके नीचे से काट रही होगी, दैट इज इंटरसेप्ट बेटा नेगेटिव है। ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं, नहीं तो आपको ग्राफ रट लेना पड़ेगा, वो नहीं चाहता मैं कि आप रटो। तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाया हमने, इसमें स्लोप है पॉजिटिव, इसमें स्लोप है पॉजिटिव। अब एक चीज याद रखना, जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसी होगी, लाइन ऐसी होगी, कब, जब स्लोप पॉजिटिव है। याद रखो ये सब चीजें, ठीक है, कभी ग्राफ में दिक्कत नहीं होगी बनाने में। स्ट्रेट लाइन के लिए ये सब फंडे, और स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन ऐसी होगी, ये वाली के लिए स्लोप नेगेटिव होगा और ये वाली लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा। बताओ जरा, यहाँ पे जो स्लोप है वो k है पॉजिटिव में, तो लाइन कैसी आएगी, ऐसी आएगी, इस तरीके से आएगी। क्या इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू है, 0, 0 वैल्यू है, ठीक है। 0 का मतलब लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी इन दोनों के बीच की, और ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा बनना। इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, किस किस के बीच में, P वर्सेस 1/V के, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग लाइन मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी यहीं से। क्लियर? तो बुक में इस तरीके से बना हुआ है। अब समझ में आ गया P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसे बनाया मैंने? क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें T1, T2, T3
T3 के लिए प्रेशर की वैल्यू लगातार हाई मिल रही थी, ठीक है। यहां पे याद रखना T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ऊपर वाला कर्व हायर टेम्परेचर का होगा, फिर लोअर का, फिर नीचे का, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? अब देखो इस इक्वेशन से अगर आपको प्रेशर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो आप कांस्टेंट K की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। बुक के अंदर प्रैक्टिकल डेटा दे रखा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ठीक से देखो। इसमें सबसे ये जो ग्राफ है किस किस के लिए दिया है बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन दी वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम 0.09 मोल किसका दिया हुआ है? CO2 का एट 300 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, 300 केल्विन की बात हो रही है केवल। तो इसमें एक प्रेशर का वो है, एक वॉल्यूम का कॉलम है, और एक 1/V का है, ठीक है। तो आपसे ग्राफ बनवाएं, एक बार प्रेशर और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है, दैट इज 5.5 का एक ग्राफ देखो, ठीक है, जो हमने पहले जिस नेचर की बात की 200, 400, 600 जैसा, ठीक है। दूसरा है P वर्सेस 1/V का जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया? हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्लियर। अगर आपको फिर भी डिटेल में जाना है तो ये ग्राफ आप खुद से बनाओ, ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे, यही ग्राफ का नेचर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज से और रिलेट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। इक्वेशन नंबर 2 P वर्सेस V का हमने जो ग्राफ बनाया वो ऐसा आया। आपको सब चीजें याद रखनी है समराइज करके, ठीक है। थर्ड थिंग थी ये। इसके बाद ये हटाओ, ये समरी में नहीं है, ये तो खाली एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद बेटा चौथी बात थी कि हम जब P वर्सेस 1/V का ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरीके से आता है। ये दोनों ही ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर बन रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? आइसोथर्म बोल रहे हैं। चीजें क्लियर हो गई एकदम? ये अभी तक हमने पढ़ा। अच्छा, अब मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे डेंसिटी का। किसका बेटा? डेंसिटी का। जरा बताओ, D इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, दैट इज m/d होगी। इक्वेशन नंबर दे दो 3, ठीक है। नाउ यूज इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, हमको क्या मिलेगा? PV इक्वल टू K, ठीक है। देयरफॉर P इक्वल टू K/V इक्वल टू V की जगह वैल्यू रख दो, किसकी? m/d की। तो क्या आ जाएगा बेटा? m/d, इस तरीके से आएगा, क्लियर। देयरफॉर P इक्वल टू K इंटू D/m, ये आ रहा है। देयरफॉर D इक्वल टू m/k इंटू P, ये आ गया। देखो अब यहां पे ये जो m/k है इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। नाउ m/k को एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट दे दो K', ठीक है, K'। तो इक्वेशन बन जाएगी D इक्वल टू K'(P), ठीक है। ये क्या है? पूरा कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट रहेगा, K कांस्टेंट है ही पहले से। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। ये भी बॉयल्स लॉ का सेकंड पार्ट है कि प्रेशर ऑफ द गैस हमेशा प्रोपोर्शनल होगा कि उसकी कितनी ज्यादा डेंसिटी है गैस की, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आ जाता है इससे? ये एक नया रिजल्ट आया, दैट इज D इक्वल टू m/k इंटू P, ठीक है। और इसी से हमने छठवां रिजल्ट बनाया D इक्वल टू K'(P), वेयर K' इक्वल टू m/k एंड देयरफॉर D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। NCERT में गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। देखो एक्सपेंशन के लिए बोला है, P1 V1 और P2 V2 वाले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार,
ठीक है। प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार का मतलब है फाइनल प्रेशर है 0.2 बार, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज इतना लीटर वॉल्यूम, ठीक है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें आपको गिवन क्या क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है जो P1 प्रेशर है वो 1 बार है, 2.27 लीटर, ठीक है। और हमको बोला कि इसने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, एक्सपेंशन स्टार्ट किया, तो जो प्रेशर है वो नहीं जाना चाहिए 0.2 बार से ऊपर, ठीक है। अगर 0.2 बार पहुंच गया, 0.2 बार से ऊपर गया तो वो बैलून फट जाएगा, ठीक है। तो ये P2 हो गया। अब आपसे पूछा है कि उस प्रेशर पे मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दो। बताओ जल्दी हमको क्या कैलकुलेट करना है, V2, इसको एक साइड रखो, P1 V1 अपॉन P2, जरा वैल्यूज पुट करो, 1 बार इंटू V1 कितना है 2.27 लीटर अपॉन P2 कितना है 0.2 बार। क्लियर बेटा, बार टू बार कैंसिल, वॉल्यूम की यूनिट बच गई लीटर। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11.37 लीटर, ठीक है। ये वो वॉल्यूम है मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। अगर इससे प्रेशर आपने इस वाले प्रेशर पे ये वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। एक चीज आप चेक कर सकते हो, जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम 2.27 थी। जब प्रेशर को डिक्रीज किया, ठीक है, जब प्रेशर को हमने डिक्रीज किया, एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होकर देखो 11 पे पहुंच गई है और प्रेशर डिक्रीज होकर 0.2 बार पे पहुंच गया है। इसका मतलब जो हमारा बॉयल्स लॉ वाला केस है, P वर्सेस V है ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वो एकदम सही प्रूफ होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमने बॉयल्स लॉ को अलग अलग एंगल से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।